हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट में टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी के अंदर बिजनेस एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो स्ट्रेटेजीज हैं वो लेवल्स के अकॉर्डिंग कितने तरह की हैं और अभी तक हमने कौन कौन सी कवर कर ली हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ लेवल जो स्ट्रेटेजीज हैं वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं। हायरार्किकल लेवल के अकॉर्डिंग भी कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज हैं। तो जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज हैं वो हैं स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन, जिनको हमने कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज के लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज, जो कि मेजरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड हैं: कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। Focus strategy is further divided into two parts, that is focused cost leadership and focused differentiation. उसके बाद फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे प्रोडक्शन फंक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, और जितने भी तरह के फंक्शंस होते हैं उनके लिए अलग अलग डिजाइन की जाती हैं। तो आज हम इन दो लेवल्स को कवर करने वाले हैं, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। तो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? Business level strategies refers to actions and approaches designed by management to create successful performance in one particular line of business. इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस में डील कर रही होती है, वो उनमें से एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए जो भी एक्शंस या अप्रोचेस डिजाइन करती है, जो भी वो प्रोग्राम्स बनाती है ताकि सक्सेसफुल वो अपने बिजनेस को रन कर सके, वो सारे बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज में कवर होते हैं। इसमें जो मेनली इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उसको किस तरीके से जो है वो कवर अप किया जाएगा, मींस किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट की जाएगी, किस तरीके से सस्टेन रखा जाएगा और किस तरीके से उसको एनहांस किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो फाइंड आउट करेगी क्रिएट करने के सेंस में कि किन एरियाज में वो अपने कॉम्पिटिटर से स्ट्रांग है, फिर वो उनको मेंटेन करना चाहेगी ताकि उन्हीं एरियाज में जिनमें वो स्ट्रांग है उनमें वो हम फ्यूचर में भी अपने आप को मेंटेन कर सके अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में। और एनहांस यानी कि कुछ और एरियाज भी वो डेवलप करे जिसमें वो अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में स्ट्रांग हो, यानी कि एडवांटेजियस पोजीशन में हो। अब बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज को थोड़ा सा और समझते हैं कि एग्जांपल की हेल्प से कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिजाइन करती है। हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं टाटा ग्रुप का। तो जो होल टाटा ग्रुप है वो जो भी प्लानिंग करता है वो तो हमारी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज में कवर होती हैं, जो बहुत सारी तरह की थी, हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस करी हैं। लेकिन अगर हम बिजनेस लेवल की बात करें तो सपोज करो टाटा के बहुत सारे बिजनेस हैं जो चल रहे हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स हो सकता है, टाटा पावर्स हो सकता है, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं जिसमें टाटा डील कर रहा है। इसके अलावा टाटा स्टील, टाटा केमिकल, यानी कि टाटा के जो हैं वो बहुत सारी जो है वो अलग अलग बिजनेस लाइंस हैं। अब जब टाटा इनके लिए इंडिविजुअल प्लानिंग करेगा, मीन्स टाटा मोटर्स के लिए वो किस तरह की स्ट्रेटजी प्लान करना चाहेगा, टाटा पावर्स के लिए वो किस तरह की स्ट्रेटजी प्लान करना चाहेगा, टीसीएस में उसके क्या प्लान आउट रहेंगे, टाटा स्टील या फिर केमिकल, इनके लिए जो वो अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज प्लान आउट करेगा, वो सारी स्ट्रेटजीज बिजनेस लेवल में कवर होंगी। मीन्स क्या वो कॉस्ट बेस्ड होंगी, या वो डिफरेंशिएशन बेस्ड होंगी, या फिर वो फोकस्ड होंगी। फोकस्ड में भी क्या फिर वो कॉस्ट फोकस्ड होंगी या फिर वो डिफरेंशिएशन फोकस्ड होंगी। इन सभी के लिए वो ये सारी स्ट्रेटजीज अलग अलग सिचुएशन में डिजाइन करेंगे और वो ये देखेंगे कि किस तरीके से वो अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में जो है वो स्ट्रांग हो सकते हैं, यानी कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं। तो माइकल पोर्टर के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेटजीज हैं, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज हैं, उनको वो 4 तरह की हो सकती है, 4 टाइप्स की हो सकती हैं। इनको जेनरिक बिजनेस स्ट्रेटजीज भी कहते हैं। जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज होती हैं उनको ग्रैंड स्ट्रेटजीज कहते हैं और जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज होती हैं उनको
जेनरिक बिजनेस स्ट्रेटजीज कहते हैं। तो जो माइकल पोर्टर हैं, इन्होंने स्ट्रेटजीज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, और उन कैटेगरीज के लिए 2 डायमेंशंस यूज की गई हैं, दैट इज सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और सोर्स क्या हो सकता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का, मीन्स कैसे वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट और इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। और दूसरा डायमेंशन क्या है, दूसरा डायमेंशन है कॉम्पिटिटिव स्कोप, कि उनका जो स्कोप है कॉम्पिटिटिव का, यानी कॉम्पिटिटिव कंपटीशन में कितना स्कोप है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट इज नैरो एंड ब्रॉड। तो इन 2 डायमेंशंस के ऊपर इन चारों स्ट्रेटजीज को डिजाइन किया गया है। सो फर्स्ट इज कॉस्ट लीडरशिप, सेकंड इज डिफरेंशिएशन, जो थर्ड है वो बेसिकली फोकस है। फोकस को ही आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप एंड फोकस्ड डिफरेंशिएशन। तो वैसे अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 3 एंड 4, 4 जो है वो स्ट्रेटजीज डिजाइन की जाती हैं किसी भी बिजनेस के लिए बिजनेस लेवल पर। सो फर्स्ट है कॉस्ट लीडरशिप। अब कॉस्ट लीडरशिप क्या है, कॉस्ट के बेसिस पर लीडरशिप गेन करना। इट मींस it refers to the strategy that an organization uses to project itself as the cheapest provider of a given product। यानी कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को कम से कम प्राइस पर अवेलेबल करवाती है, यानी कि वो ये प्रूव करती है कि उससे सस्ता प्रोडक्ट तो कोई और मार्केट में दे ही नहीं सकता, तब वो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर रही होती है। इससे मार्केट शेयर को गेन करने में काफी हेल्प मिलती है, और जो कस्टमर्स हैं उनकी अटेंशन भी गेन करने में हेल्प मिलती है। तो इस तरह की जो स्ट्रेटजीज हैं, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मैनेजमेंट है वो अपनी हर लेवल पर जो है वो कॉस्ट रिड्यूस करती है, ताकि वो जो है वो कॉम्पिटिटिवनेस उसकी बनी रहे, यानी कि मार्केट में वो कॉम्पीट कर सके, उसके लिए हर लेवल पर वो अपनी जो उसकी कॉस्ट है वो रिड्यूस करती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो उसका प्रोडक्ट है वो चीप होने के साथ साथ जो है वो अच्छी क्वालिटी का ना हो, यानी कि वो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करे, तभी वो फिर लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाएगी, अदरवाइज वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो इन ब्रीफ अगर हम बात करें तो कॉस्ट लीडरशिप का मतलब है कि जब कोई फर्म डिक्रीज कॉस्ट पे, यानी कि कम लागत पर अपना प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल करवाती है और एक लीडरशिप पोजीशन गेन करती है कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके, तो उसको हम कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका हमारे पास वॉलमार्ट का। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो वॉलमार्ट है उसने काफी अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन किया हुआ है। कैसे किया हुआ है, वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को भी लो कॉस्ट पे अवेलेबल करवा रहा है, यानी कि ब्रांडेड मतलब जो ऑलरेडी कंपनीज एक फिक्स्ड प्राइस पर देती हैं, जिसका प्राइस उससे कम नहीं होता है, उनको भी वॉलमार्ट जो है वो एक सुपरमार्केट है जो उसमें प्रोडक्ट्स को लेस प्राइस पे अवेलेबल करवा रहा है। अब वहां पर उसने अपना कॉस्ट कटिंग कैसे किया, काफी सारी टेक्निक्स हैं, जैसे कि अपनी स्पेंडिंग कम करके जो उनका ओवरऑल खर्चा है उसको कम किया, ऑपरेशनल कॉस्ट यानी कि जो उसके संचालन की लागत है ऑर्गेनाइजेशन को रन करने की, वहां पर उसने कॉस्ट कटिंग करी, आउटसोर्सिंग कॉस्ट को कट डाउन किया, जो चीजें वो बाहर से परचेज कर रहे थे वहां पर उन्होंने कट डाउन किया अपनी कॉस्ट को। इवन उन्होंने वेंडर्स को भी हेल्प किया कि वो अपनी कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं, ताकि जब वेंडर्स की कॉस्ट कम आएगी तो जिस कॉस्ट पर ये उनसे चीजों को प्रोक्योर करेंगे, अवेल करेंगे, वो भी कम होगी। तो वॉलमार्ट कॉस्ट लीडरशिप का एक अच्छा एग्जांपल है, जो कॉस्ट को कम करके अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स को अवेलेबल करवा रहा है और लीडरशिप पोजीशन को मेंटेन कर रहा है। कॉस्ट लीडरशिप में कुछ और फीचर्स भी हो सकते हैं, वो क्या क्या हैं। सबसे पहला है कॉस्ट मिनिमाइजेशन, यानी कि जो कंपनी या फर्म है उसको अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज की जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज करनी होती है। जितनी जो भी वैल्यू चेन प्रोसेस, सभी हम आगे एग्जांपल में भी डिस्कस करेंगे कि वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर जो 9 एक्टिविटीज होती हैं उन सभी के ऊपर कंपनीज कोशिश करती हैं कि वो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें। देन कॉस्ट लीडर चूजेस लो लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन, जो कंपनीज अपने आप को कॉस्ट के बेसिस पे लीडर बनाना चाहती हैं, यानी कि कम कॉस्ट पर अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती हैं और लेस प्राइस पर मार्केट में अवेलेबल करवाती हैं,
वो डिफरेंशिएशन टेक्निक्स यूज नहीं करती हैं, क्योंकि अगर वो अपने प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन करेंगी, बहुत ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाएंगी अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में, तो उससे उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और प्राइस बढ़ जाएगा, तो वो कॉस्ट लीडरशिप गेन नहीं कर पाएंगी। इसलिए ऐसी फर्म्स अपने प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन बहुत कम करती हैं। देन एवरेज कस्टमर ऐसी फर्म्स का टारगेट रहते हैं, वो उन अपने जो प्रोडक्ट है उसका जो मैसेज है वो सिर्फ एवरेज कस्टमर तक पहुंचाती हैं, क्योंकि उनका टारगेट यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। तो जो एक एवरेज कस्टमर है वही लो प्राइस प्रोडक्ट खरीदना पसंद करता है। देन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन स्केल टू गेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। प्रोडक्शन स्केल का मतलब से इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करने का मतलब है कि जो फर्म्स हैं वो प्रोडक्शन इंक्रीज करती हैं। प्रोडक्शन इंक्रीज करने से जैसे जितनी ज्यादा वो क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगी, उतनी उनकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, और जिसकी वजह से वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल गेन कर पाएंगी। तो प्रोडक्शन ज्यादा करने से उनकी जो पर यूनिट कॉस्ट है कम होगी, और वो कम कीमत पे कस्टमर्स को प्रोडक्ट अवेलेबल करवा पाएंगे। एडवांस टेक्नोलॉजीज को वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हैं, ताकि उससे उनकी जो ऑपरेशन कॉस्ट है, संचालन की लागत कम हो सके। रॉ मटेरियल के नए नए सोर्सेज ढूंढती हैं, ताकि जो रॉ मटेरियल की क्वालिटी है वो भी मेंटेन रह सके, और उनको लेस प्राइस पर रॉ मटेरियल अवेलेबल भी हो सके। एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, यानी कि एफिशिएंसी इम्प्रूव करने से ही जो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो सकती है। और लिमिटिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ऐसी जो फर्म्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं होती प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, क्योंकि जितनी ज़्यादा वैरायटी वो ऐड करेंगे ऑब्वियसली उसके हिसाब से उनकी लागत बढ़ती जाएगी, तो वो कुछ कुछ ऑप्शंस तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं। जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से अपनी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी को डेवलप कर सकती है, इसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला है एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग ऑपरेशन, यानी कि जो कंपनीज हैं उनको ये फाइंड आउट करना होगा कि एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस में वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि एट प्रेजेंट उनकी एग्जैक्ट जो कॉस्ट है वो उनको कैलकुलेट करनी होगी। मटेरियल के ऊपर कितना खर्चा कर रहे हैं वो, लेबर के ऊपर कितना खर्चा कर रहे हैं, और जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं कंपनी में उनके ऊपर कितना खर्चा आ रहा है, यानी कि इन सभी के ऊपर जब वो एग्जैक्ट ये जान पाएंगे कि कॉस्ट कितनी आ रही है, तभी वो ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उनको कैसे रिड्यूस किया जाए। नेक्स्ट स्टेप है रिसर्च कॉम्पिटिटर्स। जब वो अपने आप को समझ लेंगे, अपनी एग्जैक्ट कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उनको ये भी समझना होगा कि उनका जो कॉम्पिटिटर है वो किस तरह की स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहा है, क्योंकि जब वो अपने कॉम्पिटिटर को समझेंगे तभी वो इस तरह की टेक्निक्स या इस तरह के जो है वो एक्टिविटीज को फाइंड आउट करेंगे, जिससे कि वो अपने कॉम्पिटिटर को समझते हुए अपनी स्ट्रेटजीज को प्लान आउट कर सकें। देन आइडेंटिफाई स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस कॉस्ट। डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज ढूंढेंगे वो, कि जिससे जो उनकी कॉस्ट है वो कम हो सके। जैसे कि हो सकता है कि वो इस तरह से अपने जो भी एक्टिविटीज है उनको प्लान आउट करें कि वो हर सेगमेंट पर अपनी कॉस्ट कम कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर वो रॉ मटेरियल बल्क में ऑर्डर कर देते हैं तो उनको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो उनकी जो रॉ मटेरियल की परचेजिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। या फिर वो इस तरह की टेक्निक्स डेवलप करें जिससे उनकी जो कॉस्ट है वो कम आए। अब यहाँ पर एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक रेस्टोरेंट में जो लेबर है वो इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, या फिर उनकी जो डिमांड्स है वो पूरी नहीं हो रही है, वो उनको जो कंपनी है वो उनको पे नहीं कर पा रही है अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स। तो वो क्या कर सकती है, वो जो टच स्क्रीन ऑर्डर कियोस्क मशीन लगा सकती है, जिस पर कस्टमर खुद अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो इससे जो लेबर की कॉस्ट है, यानी कि जो एम्प्लॉयज हैं वो कम रखने पड़ेंगे, और वो टेक्निक यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर अपनी कॉस्ट कम कर पाएगी। देन कीप ट्रैक ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि समय समय पर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ये चेक करना होगा कि वो किस तरीके से अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। नहीं तो कभी भी किसी भी लेवल पर कोई भी कॉम्पिटिटर एंटर कर जाएगा, और फिर वो अपने आप को जो है वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे लीडरशिप रोल में। तो उनको टाइम टाइम पे अपनी प्रोग्रेस को मेजर भी करते रहना होगा, और मेजर करने के साथ साथ उनको कंट्रोल करते रहना होगा, ताकि वो अपनी जो लीडरशिप पोजीशन है उसको मेंटेन कर पाए। अब हम कॉस्ट लीडरशिप को वैल्यू चेन एनालिसिस से समझेंगे।
जो वैल्यू चेन एनालिसिस है, इसमें बेसिकली जो है वो टोटल 9 एक्टिविटीज हैं, जो भी कोई भी फर्म अपने आप को जिस तरीके से मैनेज करती है। इसमें जो 5 एक्टिविटीज हैं, ये वाली जो 5 एक्टिविटीज हैं, इनको बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज। और जो ये 4 एक्टिविटीज हैं, ये होती हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज, या सपोर्ट कह लो, सपोर्ट एक्टिविटीज। तो अब हम ये देखते हैं कि कोई फर्म अगर कॉस्ट लीडरशिप पोजीशन मेंटेन करना चाहती है, अचीव करना चाहती है, तो उसको इन पांच प्राइमरी एक्टिविटीज पर और इन 4 सपोर्ट एक्टिविटीज को किस तरीके से मैनेज करना होगा। तो सबसे पहले आती है इनबाउंड लॉजिस्टिक, यानी कि जो रॉ मटेरियल को परचेज करने से रिलेटेड वो क्या क्या कैसे एक्टिविटीज मैनेज करेगी। तो वो क्या कर सकती है, इफेक्टिव लेआउट ऑफ रिसीविंग डॉक ऑपरेशन, जिसका मतलब ये है कि जिस तरीके से वो रॉ मटेरियल को परचेज कर रही है, उसको परचेज करने का वो एक अच्छा लेआउट प्रिपेयर करे ताकि उसकी कॉस्ट कम आए। ऑपरेशंस में वो क्या कर सकती है, क्वालिटी कंट्रोल जो इंस्पेक्टर्स हैं उनका यूज कर सकती है, ताकि वो इस तरीके से प्रोसेसेस मैनेज हो जाए, प्रोडक्शन प्रोसेस मैनेज हो जाए, ताकि वहां पर जो फाइनल प्रोडक्ट जब बने तो उसमें दोबारा दोबारा काम करने की, रीवर्क करने की जरूरत ना हो। क्योंकि ऑपरेशन का मतलब होता है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्जन की जो प्रोसेस है। तो इस स्टेप पर वो क्या कर सकती है, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है, ताकि जो प्रोडक्शन हो गुड्स का उसमें कम से कम खामियां हो, कम से कम जो है वो गलतियां हो, बार बार उनको ठीक ना करना पड़े। देन आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या है, आउटबाउंड का मतलब होता है कि जब फिनिश गुड्स प्रिपेयर हो चुका है तो वहां से उसको कस्टमर तक पहुंचाना, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो भी मैकेनिज्म वो फर्म्स अडॉप्ट करती हैं। तो यहाँ पर जो भी डिलीवरी फ्लीट्स, यानी कि जो भी सामान को ले जाने वाले व्हीकल्स हैं, या जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे लॉजिस्टिक प्रोसेस में, वो उनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकती है, ताकि उसकी कॉस्ट कम आए। देन मार्केटिंग एंड सेल्स, मार्केटिंग एंड सेल्स में कि जो भी चीजें बन चुकी हैं, अब ऑब्वियसली उसको सेल्स फोर्स अपॉइंट करके और मीडिया के थ्रू लोगों तक उसकी मैसेज पहुंचाने होंगे, यानी कि एडवर्टीजमेंट करनी होंगी, प्रमोशंस करनी होंगी, एम्प्लॉयज अपॉइंट करने होंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके। सर्विसेज में आफ्टर सेल सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है। तो एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इस तरह से गाइडलाइंस प्रिपेयर करनी होंगी, ताकि जो भी मेंटेनेंस से रिलेटेड कॉस्ट आती हैं, रिपेयर्स की, अगर कोई प्रॉब्लम है आफ्टर प्रोडक्ट को सेल करने के बाद, तो वो जल्दी से मैनेज हो जाए। वो इस तरह से एक ही तरह का कुछ भी व्हीकल डिजाइन कर सकती हैं, मैकेनिज्म डिजाइन कर सकती हैं, ताकि जब जो उनकी जो कॉस्ट है रिपेयरिंग की, उस पर भी कम खर्चा आ सके। देन सपोर्ट एक्टिविटीज में फर्म क्या कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग क्या कर सकती है, जो मैनेजमेंट के लेवल्स हैं उनको रिड्यूस किया जा सकता है ताकि ओवरहेड कॉस्ट कम हो जाए। जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको स्टैंडर्डाइज्ड किया जा सकता है, ताकि उसमें जो भी आगे एम्प्लॉयज अपॉइंट होने हैं उनको परफॉर्म करने के लिए वो कम हो सके। एचआर की अगर हम बात करें, तो जो एम्प्लॉयज टर्नओवर है उसको रिड्यूस करना होगा, क्योंकि जितने फ्रिक्वेंटली एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे और उनको छोड़कर जाएंगे, वही एम्प्लॉय टर्नओवर होती है, और वो जितनी ज्यादा होगी उतना ही जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको उनकी ट्रेनिंग पे खर्चा करना पड़ता है। तो कोशिश करनी होगी कि एम्प्लॉय टर्नओवर कम हो जाए, और जो भी एम्प्लॉयज हो उनके लिए ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करने होंगे, ताकि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी हो। जितना एम्प्लॉयज प्रोडक्टिव होंगे उतनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, तो ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए, यानी कि इस तरह की मशीन्स यूज कीजिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, जहाँ पे जो स्क्रैप है वो कम से कम हो, यानी कि नुकसान कम से कम हो। और जो इंजीनियरिंग प्रोसेस की, यानी कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें, तो वहां पर आप एक्सपर्ट्स को अपॉइंट कीजिए, ताकि वो वेस्टेज ना होने दें, और उससे भी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। प्रिक्योरमेंट का मतलब यहाँ पर रॉ मटेरियल को प्रिक्योर करने से है। तो ऐसी गाइडलाइंस बनानी चाहिए, ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे कि जो रॉ मटेरियल है उसकी लागत भी कम हो, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो भी मेंटेन रहे। और अगर एक ही तरह का रॉ मटेरियल कई बिजनेस यूनिट्स में यूज हो रहा है, तो वहां पर शेयर्ड परचेजिंग भी की जा सकती है, इकट्ठे भी परचेजिंग हो सकती है, बल्क ऑर्डर हो सकते हैं, जिससे जो सप्लायर्स है उनसे अच्छा डिस्काउंट अवेल किया जा सकता है। तो इस तरह का जो मैकेनिज्म है वो भी यूज करके, वैल्यू चेन एनालिसिस को यूज करके एक फर्म जो है वो कॉस्ट लीडरशिप मेंटेन कर सकती है।
कॉस्ट लीडरशिप के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। तो एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स बेटर प्रॉफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा प्रॉफिट तो ये देगी ही, क्योंकि अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में ये लेस प्राइस पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो अगर ये इनकी जो कॉस्ट है, अगर इनकी कॉस्ट कम आएगी तो डेफिनेटली इनका प्राइस कम होगा, और अगर ये कम प्राइस पर अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे तो इनकी सेल्स इंक्रीज होगी। तो अगर इनकी सेल्स इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली इनके प्रॉफिट ज्यादा होंगे। देन मार्केट शेयर इंक्रीज होगा। ऑब्वियसली कम प्राइस पर चीजों को अवेलेबल करवाएंगे तो जो कस्टमर है वो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और उससे इनका मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। देन इट इम्प्रूव द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। सस्टेनेबिलिटी ऑफ द बिजनेस यानी कि जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म में फर्म जो है वो सस्टेन कर पाएगी। ऐसा कब होगा? जब कई बार क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर जो है वो डाउन टर्न चल रहा होता है, यानी कि इकोनॉमी जो है वो काफी नीचे की तरफ स्लो प्रोसेस में चल रही होती है। वहां पर जो है वो ट्रेड वॉर्स और प्राइस वॉर शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे केस में सिर्फ वही कंपनियां सर्वाइव कर पाती हैं जो अपना प्रोडक्ट कम कीमत पर बेच पाती हैं, नहीं तो फिर वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही जो कॉस्ट लीडरशिप कंपनी फर्म्स हैं, यानी कि जो अपना प्रोडक्ट ऑलरेडी लेस प्राइस पर बेच रही हैं, वो सर्वाइव कर सकती हैं। देन इट क्रिएट्स मोर कैपिटल दैट कैन बी यूज्ड फॉर ग्रोथ। जब फर्म के पास रिसोर्सेज हैं लेकिन उस वक्त भी अगर वो अपना प्रोडक्ट कम कॉस्ट पर अवेलेबल कराती है, यानी कि वो थोड़े सस्ते प्रोडक्ट बनाती है, तो उस टाइम पर जो उसकी कैपिटल है, उसको एक्स्ट्रा कैपिटल है, उसको वो रिजर्व में रख सकती है, उसको वो बचा कर रख सकती है फ्यूचर के लिए। तो जब कंपनी को फ्यूचर में ग्रोथ करनी होगी तो वो जो रिजर्व कैपिटल थी उसको यूज करके वो अपनी ग्रोथ भी कर सकती है। देन इट रिड्यूसेस कंपटीशन फ्रॉम द मार्केट प्लेस। ऑब्वियसली अगर फर्म कम कीमत पर एक ठीक ठाक क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचती है तो वहां पर कॉम्पिटिटर्स जो है वो ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो उस कीमत पर अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे तो वो वहां से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे केसेस में कंपटीशन लेवल कम हो जाता है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इट कैन कॉज फाइनेंशियल कट्स इन क्रिटिकल एरियाज दैट हार्म द बिजनेस। कई बार जो कंपनीज हैं वो अपने जो प्राइसेस हैं वो इतने ज्यादा कम करने के चक्कर में कुछ ऐसे मेजर एरियाज में कट डाउन कर देते हैं जिससे कि नुकसान, बिजनेस को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। मीन्स अगर मान लीजिए कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो वो बहुत देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। देन इट रिड्यूसेस प्रोडक्ट इनोवेशन। क्योंकि कंपनी अपनी जो कॉस्ट है उसको कम करने की कोशिश करती है तो वो कुछ भी इनोवेशन नहीं करती, कुछ भी नया नहीं ट्राई कर सकती, क्योंकि इनोवेशन करने के लिए कैपिटल चाहिए होगी, पैसा इन्वेस्ट करना होगा, और वो कंपनी चाहती नहीं है क्योंकि उसको कॉस्ट कम करनी होती है। देन क्योंकि कॉस्ट कम करने की कोशिश करती है फर्म, तो वो जो है ऐसी टेक्निक्स यूज करती है जो फटाफट से जो और लोग हैं वो उसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि बाकी कंपनियां भी कोशिश करती हैं कि सस्ता सामान बनाकर बेचा जाए। तो अगर बाकी लोग भी इसको कॉपी कर लेंगे तो डेफिनेटली जो फर्म है उसको नुकसान होगा। इट इनकरेजेस लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट टू बी ऑफर टू द मार्केट। कॉस्ट कम करने के चक्कर में कई बार क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो जो कस्टमर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं वो फिर परचेज नहीं करते उस कंपनी का प्रोडक्ट। देन इट रिक्वायर्स कैपिटल दैट मे नॉट बी अवेलेबल। अब जो अगर ये अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो इनको अपनी जो रिजर्व कैपिटल होती है उसका यूज करना पड़ता है, जैसे कि हमने इस पॉइंट में डिस्कस किया था। लेकिन कई बार जो वो रिजर्व कैपिटल है वो भी इनके पास नहीं होती। तो अगर इनके पास रिजर्व कैपिटल नहीं होगी तो फिर तो ये हमेशा तो नहीं ना उसी पोजीशन में मेंटेन कर पाएंगे अपने आप को, सूनर और लेटर तो इनको अपने आप को बदलना होगा, और उसके लिए इनके पास पैसे ही नहीं होंगे। Then it requires a large volume of sales to be successful. अब जो हम वॉलमार्ट के एग्जांपल लेते हैं कॉस्ट लीडरशिप में, वो क्यों अपने आप को सर्वाइव करवा पा रहा है? क्योंकि उसकी जो सेल्स है वो बहुत ज्यादा है। उसके सामने जो लोकल किराना शॉप्स होती हैं, अगर वो उनकी कंपैरिजन हम करें तो वो बहुत देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट को सस्ते कीमत पर बेचकर। लेकिन वॉलमार्ट जैसे जो सुपरमार्केट चेन्स है वो सर्वाइव कर रही हैं क्योंकि उनका जो सेल्स वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है। तो ये थे कॉस्ट लीडरशिप के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। So next है differentiation strategy. A differentiation strategy is an approach businesses develop by providing customers with something unique, different and distinct from items their competitors may offer in the marketplace. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉम्पिटिटर
के कंपैरिजन में अपने प्रोडक्ट में कुछ यूनिक, डिफरेंट और डिस्टिंक्ट फीचर्स शो करती है, यानी कि अपने कस्टमर को इस बात का एहसास दिलाती है कि उसका प्रोडक्ट उसके कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में किस तरीके से अलग है, तो अब इसका मतलब ये है कि वो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रही है। ऐसा ऑब्वियसली फर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए करती है, यानी कि वो अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर की कंपैरिजन में स्ट्रांग दिखाती है। इसके लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करती है ताकि वो उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजीज को प्लान कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल। अगर हम फास्ट फूड इंडस्ट्री की बात करें तो वो अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो जितना अच्छी क्वालिटी का इंग्रेडिएंट यूज करेंगे ऑब्वियसली उनका प्रोडक्ट उतना अच्छा होगा, तो जितना अच्छा उनका प्रोडक्ट होगा कस्टमर उतना ज्यादा उसको पसंद करेंगे। और भी एग्जाम्पल है हमारे पास इसका कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको उसका जो भी प्रोडक्ट है या उसकी जो भी सर्विसेज हैं उसको इस तरीके से पोजीशन करना होता है कस्टमर के माइंड में कि उसका प्रोडक्ट उसके कंपेटिटर के प्रोडक्ट की तुलना में बहुत अच्छा है। तो जब वो इस तरह से एडवर्टाइजिंग या अपने जो सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम है वो इस तरह से डिजाइन करती है कि वो कंपैरिजन शो करे कि किस तरीके से उसका प्रोडक्ट उसके कंपेटिटर के कंपैरिजन में अच्छा है, तब वो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर सकती है। एक फर्म कैसे डिजाइन कर सकती है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। डिफरेंट स्टेप्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है डिसाइड व्हाट यू वांट टू नोन फॉर, यानी कि जब वो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी डिजाइन करना चाहेगी तो सबसे पहले उसको ये समझना होगा कि वो किस चीज के लिए उसको किस तरीके से पहचाना जाए मार्केट में, यानी कि उसको अपने डिफरेंट यूनिक फीचर्स आइडेंटिफाई करने होंगे। नेक्स्ट है टारगेट ऑडियंस को रिसर्च करना। फिर उनको ये फाइंड आउट करना होगा कि उसके टारगेट ऑडियंस यानी कि उसके जो टारगेट कस्टमर है वो कौन है, किन के लिए वो प्रोडक्ट डिजाइन करेगी। जब तक वो ये नहीं समझेगी तब तक वो अपनी स्ट्रैटेजीज प्लान नहीं कर पाएगी कि कौन सी तरह का डिफरेंशिएशन उसको अपने प्रोडक्ट में करना है। फिर वो डिफरेंशिएटर्स फाइंड आउट करेगी, यानी कि किन ग्राउंड्स के ऊपर वो अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना चाहती है। प्राइस के बेसिस पे, अपनी इमेज या रेपुटेशन के बेसिस पे, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने के कंडीशन में, या फिर सर्विसेज के कंटेक्स्ट में, या फिर प्रोडक्ट के कंटेक्स्ट में, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के कॉन्टेक्स्ट में, किन एरियाज में वो अपने आप को डिफरेंशिएट करना चाहती है। देन टेल योर स्टोरी। इसका मतलब ये है कि जब ऑर्गेनाइजेशन अपने फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेगी, अपने कस्टमर्स आइडेंटिफाई कर लेगी, तब वो अपने जो भी चीजें उसने यूनिक फाइंड आउट करी हैं या डिजाइन करी हैं उसके बारे में वो कस्टमर्स को इन्फॉर्म करेगी, और जिसके बेसिस पर उसकी एक ब्रांड इमेज क्रिएट होगी, यानी कि जो कस्टमर है वो उसके प्रोडक्ट को परचेज करेगा। डिफरेंशिएशन के लिए भी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो वैल्यू चेन एनालिसिस के जरिए अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकती है। अगेन जो प्राइमरी एक्टिविटीज हैं उनमें चेंजेस कर सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही सपोर्ट एक्टिविटीज पर भी ध्यान दिया जा सकता है। अगेन 5 प्राइमरी एक्टिविटीज एंड 4 सपोर्ट एक्टिविटीज। तो डिफरेंशिएशन के केस में फर्म को कहाँ कहाँ चेंजेस करने होंगे। अगर हम इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में बात करें, यानी कि जब वो रॉ मटेरियल परचेज करेगी तब उस वक्त उसको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो उसको अच्छा मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस यूज करना है ताकि जो डैमेज है वो कम से कम हो, यानी कि जितना जो मटेरियल वो परचेज करे, जितना सुपीरियर क्वालिटी का वो मटेरियल होगा उतना सुपीरियर क्वालिटी का उसका प्रोडक्ट बनेगा, और वो उसका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में अच्छी क्वालिटी का होगा। तो उसको अच्छा मटेरियल परचेज करना होगा। देन क्विक ट्रांसफर ऑफ इनपुट्स टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि जब उस पे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, यानी कि जब उस पे प्रोडक्शन प्रोसेस परफॉर्म होगा उससे पहले उसको ये ध्यान रखना होगा कि एज अर्ली एज पॉसिबल, यानी कि क्विक मैकेनिज्म के थ्रू जो रॉ मटेरियल है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाए। देन ऑपरेशंस में क्या है कि उसको जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान देना होगा, स्पीड पे ध्यान देना होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो चेंज हो सके अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स, और वहां पर जो सामान है, जो रॉ मटेरियल है वो उनके पास जल्दी पहुंच सके। मोर ओवर उनको ये भी ध्यान देना होगा कि जो प्रोडक्शन है वो लो डिफेक्ट हो, यानी कि जो क्वालिटी अच्छे से अच्छी हो और उसमें डिफेक्ट कम से कम हो, यानी कि कमियां ना हो। देन आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, यानी कि वापस जब कस्टमर तक पहुंचाना है तब क्या करना होगा। एक्यूरेट एंड रिस्पॉन्सिव ऑर्डर प्रोसेसिंग, कि मीन्स जैसे ही कस्टमर से ऑर्डर आए वो ठीक तरीके से प्रोसेस हो और जल्दी से उनको रिस्पॉन्स किया जा सके।
इस तरीके से उनको जो है वो ऑर्डर प्रिपेयर करके रखने होंगे कि जो कस्टमर है वो अपने पास ज्यादा ऑर्डर स्टोर करके ना रखे। मतलब एक ऐसा मैकेनिज्म फॉलो करना होगा कि कस्टमर को इन्वेंट्री ज्यादा रखने की जरूरत ना हो, जैसे ही उसको जरूरत पड़े वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन उनको जो भी गुड्स हैं वो प्रोवाइड करवा सके। मार्केटिंग एंड सेल्स में अगर हम बात करें तो क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज ढूंढने होंगे अपने एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम्स के लिए, और जो कस्टमर है उनके साथ पर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करना होगा ताकि कस्टमर जो है वो लॉयल बन सके फ्यूचर में। आफ्टर सेल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो जो भी कस्टमर सर्विसेज हैं उनके लिए अगर कॉल आता है तो रैपिड रिस्पांस होना चाहिए, यानी कि जल्दी से रिस्पांस होना चाहिए। और अगर कुछ रिपेयर वगैरह करवाने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए जो कंपनीज हैं उनके पास जो भी सप्लाईज की जरूरत पड़े सामान की, उनका स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए। अगर हम फर्म के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें सपोर्ट एक्टिविटीज में, तो उनको जो है वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करना चाहिए ताकि जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सबको मैनेज किया जा सके। जो फर्म है उसको अपनी फर्म को प्रमोट करना होगा, यानी कि एक अच्छी इमेज क्रिएट करनी होगी, अच्छे ऑफिसर्स अपॉइंट करने होंगे। जितना अच्छा सीईओ होगा उसका भी एक अच्छा मार्केट में इफेक्ट पड़ता है। एचआरएम के केस में अगर हम बात करें तो अच्छे इंजीनियर साइंटिस्ट अट्रैक्ट करने होंगे, क्योंकि जितने अच्छे एम्प्लॉयज होंगे उतनी अच्छी वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। टाइम टू टाइम उनके लिए ट्रेनिंग और इंसेंटिव प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने होंगे ताकि वो कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर सकें। देन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, उनको इस तरह से मटेरियल हैंडलिंग और बाकी सारी चीजों के लिए टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए ताकि उस पर कम टाइम लग सके। और जो इंजीनियरिंग स्टाफ है वो उनको अच्छा अपॉइंट करना होगा। प्रोक्योरमेंट के केस में अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो यहाँ पर उनको अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीदना होगा। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अच्छे आउटलेट्स बनाने होंगे जहां से सामान कस्टमर तक पहुंचाया जा सके। तो इस तरह से जो फर्म है वो वैल्यू चेन एनालिसिस को यूज करके भी अपनी जो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज है उनको डिजाइन कर सकती है। जो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज हैं उनके कुछ एडवांटेज हैं, जैसे कि कस्टमर जो है वो लॉयल बन जाता है क्योंकि उसको आपके प्रोडक्ट में इतनी सारी चीजें पसंद आ जाती हैं कि वो फिर किसी और का प्रोडक्ट खरीदना पसंद ही नहीं करता। और जो प्राइस है, फिर प्राइस इज नो लॉन्गर द ओनली कॉम्पिटेटिव फैक्टर। मतलब जैसे हमने कॉस्ट लीडरशिप में बात किया कि वहां पर वो लागत कम करते हैं और प्राइस कम होता है तो लोग उनकी चीजों को परचेज करते हैं, लेकिन सिर्फ प्राइस ही नहीं होता जिसके बेस पे कॉम्पिटिशन होता है। यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफ्रेंसिएशन यानी कि अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और फीचर्स को डिफ्रेंशिएट करके कॉम्पीट कर रही होती है, और उनकी सेल्स अच्छी होती है, वो अच्छा प्रॉफिट भी कमा पाते हैं। देन क्योंकि कंपनी इस तरह से डिफरेंशिएट करती है कि उसका जो सब्सिट्यूट है वो मार्केट में अवेलेबल आसानी से नहीं होता, और उनके मार्केटिंग एफर्ट्स भी बिल्कुल यूनिक होते हैं, बिल्कुल क्लियर होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि हम कहते हैं कि कंपनी डिफरेंशिएट करती है, यानी कि अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में डिफरेंशिएट करके दिखाती है, पर जो ये यूनिकनेस है वो बहुत देर तक कस्टमर की नजरों में नहीं रह सकती। सूनर और लेटर कस्टमर को फिर कुछ नया चाहिए, और उसके लिए अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को नहीं बदलती तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। देन थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, आपके जैसे प्रोडक्ट का मार्केट में आने का जो चांस है वो हमेशा बना रहता है कि कोई और कंपनी वैसा प्रोडक्ट लेके मार्केट में आ जाएगी, तो आपको अपने आप को बदलना होगा। रिसोर्सेज चाहिए होते हैं इसके लिए, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है डिफरेंशिएशन में, और वो धीरे धीरे करके जो है रिसोर्सेज वो खत्म होते चले जाते हैं। देन इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन, यानी कि जो कस्टमर की नजरों में आपका प्रोडक्ट कैसा है, सारी बात यही है। अगर कस्टमर को ये लगता रहेगा कि आपका प्रोडक्ट यूनिक है तो वो लॉन्ग टर्म तक उसको यूज करेगा, लॉयल रहेगा, अदरवाइज वो शिफ्ट कर जाएगा। देन है फोकस, फोकस स्ट्रेटजी। फोकस इज बेसिकली एक थोड़ा सा हम उसको नैरो कर देते हैं, यानी कि फोकस कर देते हैं। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट या ग्रुप ऑफ सेगमेंट चूज करती हैं जिसको हम नीशे बोल देते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग वो सारी स्ट्रेटजी डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पर जो सेगमेंट उन्होंने चूज किया है, जो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है वो बेसिकली उसी सेगमेंट से रिलेटेड होगी, यानी कि सब कुछ सारी डिजाइनिंग जो है वो उसी पर्टिकुलर सेगमेंट के रिगार्डिंग होगी। इसमें दो वेरिएंट्स हैं, कॉस्ट फोकस एंड डिफरेंशिएशन फोकस्ड। कॉस्ट फोकस्ड क्या है? कॉस्ट फोकस्ड का बेसिकली मतलब वही है कि लेस कॉस्ट पे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल करवाना, और कॉस्ट के बेसिस पर ही जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एडवांटेज गेन करती है। कॉस्ट फोकस में हमारे पास एग्जांपल है, जैसे जितने भी ये सुपरमार्केट्स हैं
ये सारे जितनी चाहे फूड प्रोडक्ट हैं या घर में यूज होने वाले और बहुत सारी चीजें हैं, वो कॉस्ट फोकस स्ट्रेटजी को ही अडॉप्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उन सभी चीजों को लेस प्राइस पर अवेलेबल करवा रहे होते हैं। और उनका यहाँ पर जब हम फोकस करें, इट मीन्स एक पर्टिकुलर टारगेट सेगमेंट होता है जिसको वो जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी स्ट्रेटेजीज को डिजाइन कर रहे होते हैं। सभी लोगों को वो नहीं लेके चलते, ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज कह लीजिए, ज्यादातर उसमें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, जहां पर वो कॉस्ट बेस्ड चीजें भी होती हैं और उनमें डिफरेंशिएशन भी कुछ ना कुछ होता है। अनदर कॉस्ट फोकस एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि हमारे पास जो जितनी भी एयरलाइंस हैं, ये क्या करती हैं, स्पेशलाइज्ड रूट पर कम लागत के प्लान्स निकालती हैं और लोग उसको परचेज भी करते हैं। तो ये सभी जो है वो पर्टिकुलर सेगमेंट से रिलेटेड अपनी प्लानिंग करती हैं, यानी कि पर्टिकुलर जो उनका सेगमेंट है यानी कि पर्टिकुलर जो उनका कस्टमर है उससे रिलेटेड वो प्लानिंग करते हैं, तो उसको फिर हम फोकस्ड कॉस्ट कह देते हैं। अब फोकस्ड डिफरेंशिएशन क्या है? Focus differentiation strategy requires a business to offer unique features to product or service, and it must fulfill the requirement of a niche or narrow market. Again, यहाँ पर भी जो डिफरेंशिएशन किया जाएगा, जो यूनिक फीचर्स होंगे, वो किसी पर्टिकुलर कस्टमर ग्रुप को ध्यान में रखकर डिजाइन किए जाएंगे। इसका एग्जांपल है हमारे पास एप्पल का, कि यहाँ पर वो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मतलब जो उनका जो प्रोडक्ट डिजाइन है वो आइकॉनिक, एलिगेंट एंड जो है वो इस तरह का डिजाइन उन्होंने बना रखा है एप्पल के प्रोडक्ट का, और यही चीज है जो उसको अपने कॉम्पिटिटर से बिल्कुल अलग कर रही है। अब ऐसा करने के लिए क्या उसको सेम प्राइस पर वो दे रहा है? नहीं, उसका प्राइस डेफिनेटली ज्यादा है एज कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर, बट फिर भी जो लोग हैं वो उनको पसंद करते हैं, उसकी क्वालिटी को, और अच्छा प्रॉफिट एप्पल कमा रहा है। यानी कि डिफरेंशिएट करके, ज्यादा प्राइस चार्ज करके भी एप्पल अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, पर उसका जो सेगमेंट है जिसको वो डील कर रहा है वो ऑब्वियसली एलाइट ग्रुप है, हायर इनकम ग्रुप है, जो एलिगेंट यूनिक फीचर वाले डिजाइन पसंद करता है, और उसके लिए वो ज्यादा प्राइस पे करने को भी तैयार है। फोकस स्ट्रेटजी के क्या एडवांटेज हैं? इट बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद इन ईच टारगेट मार्केट, यानी कि जिसको भी वो टारगेट करना चाहते हैं वो ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है, तो वो उसकी जरूरतों को आसानी से समझ पाते हैं और उसको डील कर पाते हैं, उनके साथ उनका एक अच्छा रिलेशनशिप भी मेंटेन कर पाते हैं। कस्टमर लॉयल्टी बड़ी अच्छी मेंटेन रहती है, तो अगर कोई सब्सिट्यूट आ भी जाए तो इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका एग्जांपल एप्पल है, अभी हमने डिस्कस किया कि वो इतना एलिगेंट और इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवा रहे हैं कि ज्यादा प्राइस पर भी कस्टमर उनके प्रोडक्ट परचेज करने को तैयार है। देन पावर ओवर बायर्स, बिकॉज दे कैन नॉट गेट द सेम प्रोडक्ट एल्सवेयर। ऑब्वियसली जब वो इस तरह की चीजें डिजाइन कर रहे हैं डिफरेंशिएशन के थ्रू, तो उनको कहीं और उस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं, तो वो बायर्स पे कंट्रोल रखेंगे, यानी कि बायर्स लॉयल रहेंगे। ये जो बिजनेस है उसके प्राइसिंग स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि जब हम कॉस्ट बेस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वहां पर जो फर्म है वो कॉस्ट को कंट्रोल में करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से जो उनका प्राइस है वो भी कम रहता है। और कॉम्पिटिटर जो है वो आने जब इसमें एंटर करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब जो दोनों चीजें हैं इसमें, चाहे वो कॉस्ट बेसिस है चाहे वो आपका डिफरेंशिएशन बेसिस है, कॉम्पिटिटर के लिए सब कुछ मिलकर के देखना और उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट लाना थोड़ा मुश्किल है। डिसएडवांटेज, इट में लिमिट द इनिशियल डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस, क्योंकि यहाँ पर जो टारगेट है वो पर्टिकुलर सेगमेंट होता है, पर्टिकुलर ग्रुप होता है, तो अगर उसकी मान लीजिए जरूरतें पूरी हो गई और अब जो प्रोडक्ट बना था वो तो पर्टिकुलर उसी सेगमेंट के लिए बना था, तो फिर अब बाकियों के लिए प्रोडक्ट डिजाइन करने में टाइम लगेगा, तो इसी वजह से जो फ्यूचर ग्रोथ है वो भी लिमिट हो जाती है। और जो सप्लायर्स हैं वो फोकस्ड फर्म के ऊपर अपना कंट्रोल रखते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जो चीजें वो उनको सप्लाई कर रहे हैं वो वही कर पा रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो फर्म है वो प्रोडक्ट डिजाइन कर पा रही है, उसी के वजह से उसका जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएटेड है। तो अगर वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है तभी लोग खरीद रहे हैं, तो ये बात सप्लायर्स को भी पता होती है, इसलिए कई बार वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस मनवाने की कोशिश करते हैं, और ये जो है वो थोड़ा वनरेबल होता है, यानी कि हानिकारक होता है कंपनियों के लिए। कुछ कंपनियां कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजीज भी यूज करती हैं, यानी कि कॉस्ट भी कम रखने की कोशिश करती हैं और उसमें डिफरेंशिएशन भी करके रखती हैं। तो ये है मुश्किल, लेकिन अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो डेफिनेटली उनके जैसा तो फिर कोई भी कॉम्पिटिटर हो ही नहीं सकता।
क्योंकि इस पोजीशन में कॉम्पिटिटर के लिए डुप्लीकेट प्रोडक्ट लाना या उनके जैसा प्रोडक्ट लाना इज लाइक डिफिकल्ट। और ऐसा करके जो इनका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये होता है कि यूनिक वैल्यू भी प्रोवाइड की जाए और साथ ही साथ इन एन एफिशिएंट मैनर यानी कि रीजनेबल प्राइस पर। दोनों ही चीजें इसमें वो ध्यान में रखते हैं कि डिफरेंशिएशन भी होना चाहिए विद यूनिक वैल्यू और प्राइस भी रीजनेबल रहना चाहिए। तो इसका हमारे पास एग्जांपल जैसे कि हम मैकडोनल्ड का ले सकते हैं। मैकडोनल्ड कॉस्ट फोकस और डिफरेंशिएशन दोनों स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहा है। ठीक है, उन्होंने कॉस्ट को कैसे कम किया, डिलीवरी टाइम को मैनेज करके, ट्रेनिंग मेथड्स इंप्लीमेंट करके, और जो भी वो अपने इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं उस पर कंट्रोल करके। उन्होंने अपनी वेजेस कम करी यानी कि लेबर पर खर्चा कम किया, रॉ मटेरियल की कॉस्ट पे कंट्रोल रखा, ह्यूमन रिसोर्सेज को ठीक से मैनेज किया, तो इस वजह से वो अपनी कॉस्ट कम कर पाए। और डिफरेंशिएशन कैसे किया उन्होंने, डिफरेंशिएशन का एग्जांपल हमारे पास ये है कि अगर हम ये इंडिया की बात करें, क्योंकि ये तो वर्ल्ड वाइड ब्रांड है मैकडोनल्ड, तो उन्होंने इंडिया में इंडिया की जरूरतों के हिसाब से जैसे मैक्स स्पाइसी पनीर, बिग स्पाइसी पनीर रोल, इस तरह के जो थे वो प्रोडक्ट डिजाइन किए। और प्राइस डेफिनेटली उन्होंने रीजनेबल रखा, इसीलिए आज भी रीजनेबल प्राइस पर एक अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर अवेलेबल हो रहा है तो डेफिनेटली लोग मैकडोनल्ड को प्रेफर कर रहे हैं और इसकी अच्छी डिमांड है, अच्छी सेल्स और ये अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है। नेक्स्ट है हमारी फंक्शनल और ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज। जैसे कि हम जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, तो ऑब्वियसली उस जितनी भी फंक्शंस या डिपार्टमेंट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को उन सभी के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज डिजाइन करनी होती हैं। चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग हो, चाहे वो सेल्स एंड मार्केटिंग हो, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, चाहे वो ऑपरेशन हो, इन सभी के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज डिजाइन करनी होती हैं इन सभी की जरूरतों के अकॉर्डिंग। तो जो ये स्ट्रेटजीज डिजाइन की जाती हैं उनको फंक्शनल या फिर डिपार्टमेंटल स्ट्रेटजीज कहते हैं। So here we are over with the topic business level and functional level strategies. I hope आपको clear हो गया होगा. Thank you.